हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीनेजर क्लासेस। आज हम क्लास 10th हिंदी मीडियम का पहला चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण एवं समीकरण। देखो, इसके जो नोट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएंगी और मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स ही समझाऊंगा, या फिर अपन बोले एक ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे नए पदार्थों का अपन सिंपली भाषा में देखें, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थों का निर्माण या फिर नए पदार्थों का निर्माण होता है। नए पदार्थों का निर्माण होता है। सिंपली भाषा में लिखा है ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है बेटा अभिकारक और एक होता है हमारा उत्पाद। एक क्या होता है? उत्पाद। तो इनको भी हल्का हल्का समझ लेते हैं। अभिकारक क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आएंगे हमारी रिएक्शंस में, अभिक्रिया में। अभिकारक क्या होता है? जैसे कोई भी अभिक्रिया, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ, या फिर अपन ऐसा बोले ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। उत्पाद के लिए ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्पाद। तो अपन इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो इसको रिजल्ट, जैसे हमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से रिजल्ट प्राप्त होता है वो हमारा उत्पाद कहलाता है। और जो चीजें या फिर जो वस्तु या जो पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है वो हमारा क्या कहलाता है? अभिकारक। तो सिंपली आपसे कोई पूछे अभिकारक क्या है, तो कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अभिकारक। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में निर्माण हुए नए पदार्थों को हम क्या बोल सकते हैं? उत्पाद, जिसको हम बोलते हैं रिजल्ट। अब सबसे पहले इसमें एक और टॉपिक आता है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना या फिर रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित, एक क्वेश्चन जरूर आता है यहां से, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक को संतुलित करना। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूं। जैसे हमको कोई एक रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने में सबसे पहले हमने लिखा है Na2SO4 प्लस BaCl2, मान के चलो ये दे दिया हमको, और हमको यहाँ दे दिया उसने कि BaSO4 प्लस NaCl। अब सर देखो, सबसे पहले देखते हैं हम सोडियम यहाँ पर कितने हैं? 2। यहाँ पर सोडियम कितना है? 1। देखो ये क्या कहलाएंगे? आपके अभिकारक पार्ट कहलाएगा, क्योंकि ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं? भाग ले रहे हैं। जो तीर के निशान से पहले वाले पदार्थ आते हैं वो सारे अभिकारक कहलाते हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे? जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं बेटा? ये भाग ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। और ये वाले क्या कहलाएंगे? हमारे उत्पाद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? उत्पाद कहलाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले ये देखना ये बनता कैसे। देखो, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला तो किसके पास जाएगा? इस माइनस वाले के पास जाएगा। और ये प्लस वाला किसके पास आएगा? इस माइनस वाले के पास जाएगा। तो Na और Cl तो बनना है, तो NaCl तो बन गया। Ba और SO4 के साथ जुड़ेगा तो BaSO4 भी बन गया। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि अणुओं की संख्या बराबर। यहाँ पर सोडियम कितने बेटा? हमारे 2। यहाँ पर सोडियम कितना? 1। तो हम सोडियम को कितना लगा देंगे? 2। यहाँ पर SO4 के अणु कितने बेटा? 1। तो SO4 का अणु 1 आ रहा है। Ba कितना है? Ba 1 आ रहा है। Cl कितने बेटा? 2। तो Cl भी क्या 2 हो चुके हैं ना, क्योंकि देखो यहाँ सोडियम 2, क्लोरीन 2, तो 2 ऑटोमेटिक होने से हमारे दोनों बराबर हो। एक चीज का बड़ा ध्यान रखना कि कभी भी इनके बीच में जो यौगिक है, इनके बीच में कभी भी आप संख्याओं को नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि जो हमको यौगिक दे रखे हैं वो ऑलरेडी, या फिर हम कह सकते हैं ये पहले से ही क्या है? स्थायी यौगिक है। इनके बीच में छेड़ा-छेड़ी मत करना। हमेशा जब भी आपको अणुओं की संख्या में चेंज करना है, तो जैसे मैंने 2 लगाया तो 2 आप यहाँ लगाओ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर Na2 है तो आप यहाँ पर 2 लगा रहे हो, यहाँ पर Cl2 लगाओ, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि NaCl अपने आप में एक स्थायी यौगिक है जिसका सूत्र है NaCl साधारण नमक का सूत्र है। तो इसके आगे लगाओ। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको।
Na2SO4, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, Na2SO4 प्लस AgCl ये दिया, तो इसने ये बना के दिया हमको NaCl प्लस Ag2SO4, क्या दिया बेटा, Ag2SO4। अब यहाँ पे देखिए सोडियम के अणु कितने हैं, यहाँ पे 2, वहां पर सोडियम के अणु कितना है, 1। तो पहले तो सोडियम को बराबर करने के लिए सोडियम के आगे 2 लगा दो, आपका आप 2 लगा दिए। अब क्लोरीन कितना है, यहाँ पे 1, लेकिन यहाँ क्लोरीन कितने हो चुके हैं, 2 NaCl की वजह से 2 हो चुके हैं, तो यहाँ पर क्लोरीन को 2 करने के लिए मैंने क्या कर दिया, क्लोरीन 2 लगा। अब क्लोरीन को 2 करने के चक्कर से Ag भी कितने हो गए, 2। क्या Ag 2 है क्या ऑलरेडी, हाँ है सर। SO4 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब आपको इसको 2 मत लेना ना, 2 कब होता है SO4, यदि 2 इसके आगे होता ना Ag के आगे, तब SO4 2 होता, अन्यथा SO4 अकेला है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी अकेला। तो ये कह सकते हैं अब ये अभिक्रिया क्या होगी बेटा, संतुलित हो गई, ये अभिक्रिया क्या होगी आपकी। अब आते हैं अपने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, सबसे पहले आएगा इसमें अपना संयोजन अभिक्रिया। क्या आएगी बेटा, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। देखो सिंपल करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक, 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर, आपस में जुड़कर, आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका बेटा, एकल उत्पाद, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखिए जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जैसे सपोज कीजिए A प्लस B, ये दोनों जुड़कर किसका निर्माण करते हैं बेटा, C। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन से आते हैं वो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन से आते हैं वो देखिए। उदाहरण नंबर 1, पहला आता है बेटा कोयले का दहन। क्या आता है, कोयले का दहन। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कोयले के दहन में कौन सी अभिक्रिया है, तो आप डायरेक्ट बोलोगे संयोजन अभिक्रिया। कोयले का दहन, तो कोयले में कौन सा क्या होता है बेटा, कार्बन होता है। कार्बन किसकी उपस्थिति में जलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और ऑक्सीजन हमारा किस रूप में होता है, अणु की उपस्थिति, अणु के रूप में। तो यदि इन दोनों को अपन जलाएंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति किसको, कार्बन को, तो क्या बना के देगा, CO2, जिसका नाम है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस बाहर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल। दूसरा होता है एक जल का निर्माण। जल का निर्माण का आ जाए क्वेश्चन आपके बोर्ड में, RBSC बोर्ड में, तो आप क्या लिखोगे, जल के निर्माण में देखो जल का निर्माण होता है 2H2 प्लस में O2, ये दोनों जुड़ के क्या बन जाएगा बेटा, 2H2O। सिंपल भाषा में बोले तो एक तरीके से 2H2 और O2 आपस में जुड़ के 2H2O। अब आप कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये पॉसिबल कैसे हुआ। देखो बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन के अणु कितने, 2, अभी भी ऑक्सीजन के अणु कितने, 2। हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं बेटा, 2 दूनी 4। यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 2 दूनी 4, तो पूरे बराबर हो तो रहे, संतुलित है। कहीं भी 2, आप ये मत सोच रहे 2H2 प्लस O2 से 2H2O2 बना दे, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, यदि यहाँ पर बेटा हमने 2 लगाते तो ऑक्सीजन के अणु 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4, तो यहाँ पर तो 2 ही है, इसलिए H2O ये निर्माण हो गया। तो कोयले का दहन हो गया, जल का निर्माण हो गया। एक और क्वेश्चन जैसे एक अभिक्रिया, इसको ध्यान रख लेना, बिना बुझा हुआ चूना, जैसे CaO प्लस H2O, इससे बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या बन गया बेटा, तो इसका नाम होता है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। और इसका क्या नाम है, बुझा हुआ चूना। ये देखो एग्जाम में पूछ सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, तो आपको थोड़ी सी अभिक्रिया को डायरेक्ट याद रख लेनी है, कोई दिक्कत नहीं। आप तो बस ये देखो जहां पर 2 अभिकारक जुड़ रहे हो और वहां पर एक उत्पाद बन रहा हो, सीधी क्या कौन सी अभिक्रिया करनी, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ गई, बिल्कुल एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका और आराम से अपनी कॉपी में उतार लेना। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट सेकंड अभिक्रिया आती है हमारी
सेकंड अभिक्रिया आती है बेटा हमारी वियोजन अभिक्रिया। कौन सी आती है? वियोजन अभिक्रिया। देखो वियोजन अभिक्रिया, वियोजन वियोजन अभिक्रिया क्या आ गई? वियोजन अभिक्रिया। क्या आ गया बेटा? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है पहले तो ये देखो वियोजन का मतलब क्या होता है। वियोजन का अर्थ होता है, वियोजन का अर्थ होता है टूटना। अर्थ होता है टूटना। क्या? टूटना, टूटना। ठीक है। इसका एक और दूसरा मीनिंग भी आ सकता है बेटा वियोजन की, मतलब अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं इसको? अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब होता है टूटना। कहने का मतलब है वियोजन अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद देते हैं। अब देखो बेटा हमने एक अभिकारक रख दिया जैसे ए, अब ये टूटकर दो उत्पाद बना रहा, ए बराबर बी प्लस सी। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा? ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर, एक अभिकारक टूटकर, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, निर्माण करता है, करता है। ठीक है। ये तो क्या होगी? इसकी डेफिनेशन हो गई किसकी? वियोजन अभिक्रिया की। अब देखो वियोजन जो होता है टूटना, अपन किस किस चीज की उपस्थिति में इसको किसी भी अभिकारक को तोड़ सकते हैं। तो हमारे आरबीएससी बोर्ड में तीन टाइप है। कौन कौन से हैं? एक है विद्युत के द्वारा, एक है बेटा ऊष्मा के द्वारा, और एक है प्रकाश के द्वारा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऊष्मीय वियोजन। फर्स्ट पॉइंट इसमें पढ़ते हैं ऊष्मीय वियोजन। कौन सा वियोजन? ऊष्मीय वियोजन। कौन सा? ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन क्या होगा? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के द्वारा वियोजन हो। किसके द्वारा बेटा? ऊष्मा के द्वारा। ऊष्मा के द्वारा होने वाला वियोजन, ऊष्मा के द्वारा होने वाला वियोजन। अब सर ये कैसे होगा ऊष्मा के द्वारा? देखो ऊष्मा का मतलब क्या होता है? हीट, गर्मी। तो कोई भी पदार्थ को जो या फिर कोई भी अभिकारक को हम ऊष्मा दें, और ऊष्मा देने के बाद वो दो चीजों में या दो उत्पादों में टूट जाता है, तो ऑटोमेटिक वो ऊष्मीय वियोजन हो जाएगा। जैसे मान के चलिए हमने लिया चूने का पानी CaCO3, यदि बेटा इसको हम गर्म करेंगे, गर्म का साइन होता है ये, यदि इसको गर्म करेंगे तो इसमें से बिना बुझा हुआ चूना CaO प्लस CO2 गैस निकलेगी। ये बेटा क्या है? इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम्स की नजर से। तो इसको बोलेंगे चूने का पानी, चूने का पानी। और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? बिना बुझा हुआ चूना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। तो जब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या है? Ca का मतलब कैल्शियम और CO3 का मतलब कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हम ऊष्मा देकर गर्म करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड। और कौन सी गैस बाहर आ जाएगी? हमारी CO2 गैस। सेकंड नंबर पे हमारा पॉइंट आता है वैद्युत वियोजन। कौन सा आता है? वैद्युत हमारा आता है वैद्युत वियोजन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी द्वारा। वैद्युत वियोजन क्या हो गया बेटा? वैद्युत वियोजन। तो वियोजन किसके द्वारा होगा? विद्युत द्वारा। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने होने वाला वियोजन, होने वाला वियोजन, होने वाला वियोजन क्या कहलाएगा? हमारा वैद्युत वियोजन। अब देखो सबसे पहले वैद्युत वियोजन क्या है? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजन। जैसे जल के अंदर यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करें 2H2O, यदि जल के अंदर हम फिर से विद्युत धारा प्रवाहित करें तो क्या बनेगा बेटा? 2H2 प्लस O2 क्या हो जाएंगे? ये आपस में ब्रेक हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो ये अभिकारक है वो किसमें टूट गया? हमारा एक अभिकारक जो था जल का अणु, वो किसमें टूट गया? हमारे दो उत्पाद में टूट गया। किसमें टूट गया? दो उत्पाद में। सिंपली भाषा में देखो संयोजन अभिक्रिया का उल्टा ही हो रहा है एक तरीके से देखा जाए तो मतलब संयोजन का उल्टा कौन होता है? वियोजन। तीसरा पॉइंट आता है हमारा प्रकाशीय वियोजन। कौन सा? प्रकाशीय वियोजन।
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, क्या लिखेंगे इसमें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला, उपस्थिति में होने वाला वियोजन, होने वाला वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन क्या कहलाएगा हमारा, प्रकाशीय वियोजन। सिंपल फॉर्मूला, या फिर रिएक्शन 2AgCl। देखो काम तो वही होंगे इसमें, क्या काम होंगे, वही एक अभिकारक होगा, टूटेगा दो में, लेकिन अलग अलग ले लेंगे। तो बेटा यहाँ पर 2Ag एक में हो जाएगा, प्लस क्लोरीन गैस को हमने Cl2 फॉर्म निकाल दी। जैसे 2AgBr हमने लिया, तो इससे क्या टूट जाएगा, 2Ag प्लस Br2, क्या हो जाएगा, Br2। अब देखो इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। AgCl का नाम होता है बेटा सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पर क्या बन गया, सिल्वर और क्लोरीन गैस बाहर निकली। सेम उसी तरीके से Ag का नाम फिर से क्या हो गया, सिल्वर, और Br का मतलब क्या हो गया, ब्रोमाइड। तो क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड, क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। तो इस पर थर्ड नंबर की रिएक्शन आती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया कौन सी आ गई, विस्थापन अभिक्रिया। थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी आप वीडियो को 2-3 बार देखोगे बार बार करके तो सब समझ में आ जाएगा। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है। मैं इसको समझाता हूँ, पहले इसको लिख देता हूँ। ऐसी अभिक्रिया जिसमें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, कम वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्वों को विस्थापित कर देते। कोई सीट पे दो बच्चे बैठे हैं, एक ताकतवर बैठा है, एक कम ताकतवर बैठा है। तो ताकतवर वाला बच्चा ये सोचता है कि मैं इसको धक्का देके अपनी सीट पर कब्जा कर लेता हूँ। तो सेम वही चीज है कि जो अधिक क्रियाशील तत्वों का वो कम क्रियाशील वाले तत्वों को विस्थापित कर देगा। अब देखो सबसे पहले आप कई बच्चे सोचेंगे सर हमको पता कैसे चलेगा कौन सा क्रियाशील है कौन सा कम क्रियाशील है। एक तीसरा पार्ट आएगा अपना धातु अधातु का, उसमें मैं आपको क्रियाशीलता का क्रम बता दूंगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा क्रियाशील है कौन सा। वैसे मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है हमारी, पोटेशियम, और सेकंड नंबर पे आता है बेटा सोडियम। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे Zn प्लस CuSO4, ये बहुत ही फेवरेट एग्जांपल है बोर्ड का। तो इससे मिलकर बनेगा बेटा ZnSO4 प्लस के Cu। तो पहले तो इसका नाम देख लो, Zn का मतलब होता है जिंक, और CuSO4 का मतलब होता है कॉपर सल्फेट, ZnSO4 का मतलब होता है जिंक सल्फेट, और Cu का मतलब होता है कॉपर। तो बेटे यहां से जिंक क्या है, ये अधिक क्रियाशील तत्व है। क्या है ये, अधिक क्रियाशील तत्व। क्या है ये, अधिक क्रियाशील तत्व। किससे है अधिक क्रियाशील तत्व, Zn अधिक क्रियाशील तत्व है Cu से। ऐसे लिख दो यहाँ पे, Zn अधिक क्रियाशील तत्व है किससे बेटा, Cu से। क्या हो गया, Cu से। इसको एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर जो Zn है किसको धक्का देगा, इस कॉपर को धक्का देगा और खुद आके क्या होगा, इधर बैठ जाएगा। तो क्या बना दिया बेटा, ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर कोई पूछे इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कौन है, Zn, और कम क्रियाशील तत्व कौन है, Cu। इसलिए Zn ने आके Cu को धक्का देके खुद आ गया और खुद ZnSO4 पहुंच गया। एक और एग्जाम्पल, Fe प्लस CuSO4। तो यहाँ पर भी बेटा अधिक क्रियाशील तत्व कौन है हमारा, Fe। तो ये क्या करेगा, खुद आ जाएगा इसकी जगह FeSO4 प्लस Cu। तो ये क्या हो जाएगी हमारी विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन इसके अलावा एक एग्जांपल का बड़ा ध्यान रखना, कौन सा, जैसे आपको मैं स्टार बना के लिख रहा हूँ इसको, Cu प्लस ZnSO4। तो कई बच्चे रट के ले जाए कि सर ने तो एक ही चीज बताई कि इसको इसको हटाना है, तो ये बन गया अपना CuSO4 प्लस Zn, है ना, ऐसा बना के सोच। लेकिन ये अभिक्रिया पहली बात तो होगी नहीं। क्यों नहीं होगी अभिक्रिया, क्योंकि अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया कि Zn अधिक क्रियाशील तत्व है। अब बेटे यहाँ पर जो Cu जो है वो कम क्रियाशील तत्व है। अब Zn को कैसे विस्थापित कर सकता है, ये कर ही नहीं सकता, Zn को विस्थापित कर ही नहीं सकता, इसलिए ये अभिक्रिया संपन्न ही नहीं होगी।
तो यदि ऐसी अभिक्रिया आ भी जाए तो आप पहले बड़े ध्यान से देखना कि ये अधिक क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व। यदि कम क्रियाशील तत्व हुआ इधर और ये अधिक क्रियाशील तत्व हुआ तो अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। फोर्थ नंबर पे आता है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पादों का निर्माण, देखो विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ, या उत्पादों का निर्माण, उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के आयनों के, या दो यौगिकों के आयनों के आदान प्रदान से होता है। दो यौगिकों के आयनों के आदान प्रदान से होता है, आदान प्रदान से होता है। देखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के आयनों के आदान प्रदान से होता है, मतलब इनमें आपस में आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे सपोज कीजिए बेटा, एक नॉर्मल अभिक्रिया हमने ले ली अम्ल और क्षार की। HCl एक अम्ल है हमारा, क्षार हमारा क्या है? NaOH। यदि इन दोनों के आयन है कि नहीं है, पहले देखो कौन सा आयन है। इसको तोड़े तो बेटा H+ निकलता है और इसको तोड़े तो Cl- निकलता है। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एक अभिक्रिया में बताया था, पहला पार्ट हमेशा प्लस, दूसरा पार्ट हमेशा नेगेटिव। तो इधर से कौन सा पार्ट मिलेगा बेटा? Na मिलेगा। तो Na भी हमारा किसमें टूटेगा? प्लस में। और दूसरा वाला पार्ट किसमें टूटेगा? माइनस में। तो प्लस वाला तो किसके पास जाएगा? इस माइनस के पास, और ये प्लस वाला है इस माइनस का। तो H+OH- तो H2 बना देगा। Na+Cl- क्या बना देगा? आपका NaCl। तो NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। तो ये अभिक्रिया आपकी क्या हो जाएगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे और देखना चाहो तो अभी थोड़ी देर पहले एक और एग्जांपल लिया, Na2SO4 प्लस AgCl, क्या ले लिया? AgCl। अब बेटा यहाँ पर भी अपन देखें तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, फिर से ये प्लस, ये माइनस। तो ये वाला जिसके पास जाएगा और ये वाला इसके पास जाएगा। तो Na+Cl- तो NaCl बनेगा। Na+Cl माइनस क्या बनेगा? NaCl। और Ag और SO4 क्या बन जाएगा हमारा? Ag2SO4। अब यहाँ पे थोड़ी देर पहले देखें अपन, सोडियम 2 है बेटा, तो सोडियम के लिए हमने क्या लगा दिया? 2। और Cl कितने हैं? 1। तो Cl को 2 करने के लिए इसके आगे 2 लगाते हैं। Ag कितने हो गए? 2। तो Ag भी 2। सल्फेट कितने? SO4, सल्फेट 1। तो सल्फेट 1, सल्फेट 1। ठीक है, ये अभिक्रिया समझ में? द्विविस्थापन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट, द्विविस्थापन। अपनी 4 अभिक्रिया होने के बाद हमारी अभिक्रिया आती है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एक बार इसको देख लेते हैं। तो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। एक आ गई ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी। चलो मैं इसको थोड़ा कम दिख रहा होगा, ये मैं वैसे लिख देता हूँ। देखो, 5वें नंबर की अभिक्रिया आती है हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता हो, ऊष्मा का भी, ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता हो, उत्सर्जन होता हो। देखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकले, ऊष्मा का उत्सर्जन हो। जैसे मान के चलो, पहले उदाहरण अपने एग्जांपल में मान के चले, प्राकृतिक दहन, प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखना इसको। देखो, प्राकृतिक गैस होती है हमारी मीथेन।
तो CH4। अब इसको किसकी उपस्थिति में गर्म करेंगे बेटा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन का अणु ले लेंगे 2, तो ये बना देगा CO2 प्लस 2H2O। अब आप सोचोगे सर आपने 2 क्यों लिया? देखो यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन कितनी है? 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है? 2। तो 2 और 2 उत्पाद में कितनी होगी टोटल ऑक्सीजन? 4। तो यहाँ पर केवल O2 लगाता तो फिर 2 कम रह जाती है, इसलिए मैंने पहले ही 2 लगा दी। यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी बेटा? 4। 2 दूनी 4 हो रही है। कार्बन कितना बेटा? 1, तो 1। तो ये हो गया आपका ये। दूसरा एक और पॉइंट, श्वसन इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में इंपॉर्टेंट। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, श्वसन कैसे? C6H12O6 प्लस 6O2। यदि हम ग्लूकोज को या फिर अपन ऐसा कहें, ग्लूकोज का अपघटन हो रहा है किसकी उपस्थिति में बेटा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊष्मा, क्या निकलेगी बाहर? ऊष्मा। सेम उसी तरीके से जब आप इसका भी दहन करोगे तो जल के अणु के साथ किसका निर्माण होगा बेटा? ऊष्मा का। किसका निर्माण होगा? ऊष्मा का। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। इसके बाद छठे नंबर पर हम बात करें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है। क्या लिख सकते हैं बेटा? देखो, क्षेपी का मतलब निकलना और शोषी का मतलब अवशोषण होना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता हो। इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता हो। जैसे हम बर्फ को पिघलाते हैं पानी में, तो बर्फ का पिघलना। उदाहरण क्या लिख लोगे आप? बर्फ का पिघलना। ये किसका उदाहरण हो जाएगा बेटा? पिघलना। इसका उदाहरण हो जाएगा ऊष्माक्षेपी का, वो सॉरी ऊष्माशोषी का। कि देखो पहले एक बार हम समझ लेते हैं ऊष्माक्षेपी ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। तो यदि CH4 क्या है हमारा? मीथेन गैस है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि हम गर्म करेंगे तो ध्यान रखना कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण प्लस में ऊष्मा बाहर निकलेगी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो C6H12O6 ये ग्लूकोज है बेटा। जब ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन होता है किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति, तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा बाहर निकलती है। इसके बाद आता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। जैसे बर्फ को पिघलने के लिए किसकी जरूरत है बेटा? ऊष्मा ग्रहण करेगी तभी तो ऊष्मा का अवशोषण होगा, तभी तो ये बर्फ पिघलेगी। ऑक्सीकरण व अपचयन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोनों के अंतर। ऑक्सीकरण, आपकी बुक में, बोर्ड की बुक में ऑक्सीकरण को उपचयन के नाम से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक होता है बेटा अपचयन। क्या होता है? अपचयन। तो देखो पहला पॉइंट इसमें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होना, ऐसे लिख लो इसको और सिंपल, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण। और कौन बाहर निकलता है बेटा? हाइड्रोजन का निष्कासन होना। हाइड्रोजन का निष्कासन होना। हाइड्रोजन का निष्कासन होना, जुड़ना, निष्कासन होना, ये कौन हो गया हमारा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या होगी बेटा? ऑक्सीकरण या उपचय। और अपचयन की बात करें तो अपचयन के लिए अपन क्या कर सकते हैं? देखिए इसमें उल्टा हो जाएगा। हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। दूसरा हो जाएगा ऑक्सीजन का निष्कासन। दूसरा हो जाएगा ऑक्सीजन का निष्कासन। ऑक्सीजन का निष्कासन। देखो इसके लिए तो उदाहरण अपन कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे C+O2। इस कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ी तो क्या बन गया बेटा? CO2। इस हाइड्रोजन में 2H2 में कौन जुड़ गया बेटा? ऑक्सीजन जुड़ गया, तो क्या बन गया? 2H2O। ठीक है। अब या फिर एक और ले सकते हैं, कॉपर है, कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी तो क्या बन जाएगा बेटा? 2CuO। इसलिए
क्यों? क्योंकि Cu+2 होता है और ऑक्सीजन -2 होता है, दोनों प्लस के और माइनस के चार्ज कट के, इसलिए CuO बन गया। लेकिन ऑक्सीजन 2 है, इसलिए 2 लगाने के लिए मैंने 2 लगाया, तो कॉपर भी 2 हो गया, इसलिए कॉपर के आगे भी 2। अब चेन में हाइड्रोजन जुड़ना, तो इसके लिए अपन Cu+H2O, ये अभिक्रिया देखें तो CuO+H2। अब बेटा यहाँ पर ये देखना, कॉपर किसके साथ जुड़ रहा है? ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? कॉपर किसके साथ जुड़ रहा है? ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है। और और ये किसके साथ जा रहा है? हमारा ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। तो Cu और CuO में तो क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा उपचयन। क्या कहलाएगा? उपचयन। और ये हमारा क्या कहलाएगा? अपचयन। ऑक्सीजन का निष्कासन बोल दो और इधर ऑक्सीजन का जुड़ना बोल दो, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली भाषा में आपको याद रखना है, अपचयन का मतलब अपचयन का मतलब तो क्या है? हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना। जहां पर हाइड्रोजन जुड़ रही है वहां पर आपको अपचयन करना है, जहां पर ऑक्सीजन जुड़ रही है वहां पर आपको क्या करना है? ऑक्सीकरण करना है या फिर उपचयन करना है। ये दोनों टॉपिक बहुत सिंपल है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालना कि सर दोबारा एक और क्लास में आप हमको ऑक्सीकरण अपचयन फिर से समझो। तो एक बार प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद आगे टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक आते हैं, एक आता है संक्षारण और एक आता है विकृत गंधिता, जो मैं थोड़ी देर में पढ़ा। देखो, जब कोई धातु ऑक्सीजन अम्ल व आर्द्रता के संपर्क में आती है तो धातु की ऊपरी परत संक्षारित हो जाती है। तो धातु की ऊपरी परत मतलब कमजोर पड़ जाती है बेटा। ऊपरी परत संक्षारित का मतलब कमजोर पड़ जाती है, संक्षारित हो जाती है या फिर कमजोर पड़ जाती है। सिंपली भाषा में, जब भी कोई धातु को अपन वायु की उपस्थिति या ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखते हैं और नमी रहती है, तो वो क्या होती है? वो धातु में धीरे धीरे जंग लगने लग जाती है। देखो सिंपली भाषा में उदाहरण देखें तो लोहे पर भूरे रंग की परत जमा होना, भूरे रंग की परत जमा होना। दूसरा, पहला जैसे ये हो गया, तो दूसरा, चांदी पर काले रंग की परत जमा होना। तीसरा पॉइंट आता है हमारा, तांबे पर हरे रंग की परत जमा होना। तो बेटा तीनों लाइन इंपॉर्टेंट है कि इन सभी को जब हम धातु की मतलब ये तीनों धातुओं को जब हम ऑक्सीजन अम्ल आर्द्रता के संपर्क में लाते हैं तो इनकी ऊपरी परत क्या हो जाती है? संक्षारित हो जाती है या फिर अपन कह सकते हैं कमजोर पड़ जाती है, जिससे धीरे धीरे वो क्या होने लग जाती है? जंग लगने लग जाती है। जैसे लोहे पर तो कौन से रंग की होती है बेटा? लोहे पर कौन से रंग की परत जमा होती है? ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। लोहे पर भूरे रंग की परत जमा होती है, चांदी पर काले रंग की परत जमा होती है और इस पे हरे रंग की परत जमा होती है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। अब देखो संक्षारण से बचने के उपाय। संक्षारण से बचने के उपाय, पहला है यशद लेपन। यशद लेपन के अंदर मैं हल्का सा बता देता हूँ, इसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक मतलब जस्ता जिंक की परत चढ़ाना, इसका मतलब होता है बेटा जिंक की परत किसके ऊपर चढ़ाना? उस लोहे की वस्तु पर या उस लोहे की धातु या चांदी की धातु, जो भी धातु, उस धातु पर यदि हम जिंक की या जस्ते की परत चढ़ा देते हैं तो उस पर जंग लगने के चांस कम हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारा विद्युत लेपन, तो उस पर विद्युत लेपन कर दे। तीसरा, पेंट कर दे, उस पर पेंट करना। ये
यशद लेपन कर दो, विद्युत लेपन कर दो, पेंट करना हो तो ग्रीसिंग, ग्रीस कर दो, ग्रीस लगा दो। चौथा पॉइंट हो सकता है बेटा ग्रीस लगाना, ग्रीस लगाना, ये कर दो यशद लेपन। इसके अलावा क्रोमियम की परत चढ़ाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमियम, क्रोमियम कौन सा होता है, जो साइकिल के हैंडलों में देखते हैं ना आप, जो एटलस की साइकिल आती है उसके हैंडल चमकदार होते हैं, वो भी अंदर से लोहा का होता है, लेकिन उसके ऊपर क्रोमियम की परत चढ़ी होती है। तो क्रोमियम परत चढ़ाना, जिससे क्या जंग लगने का चांस कम से कम हो जाते हैं बेटा। तो ये सारे चीजें जो है ना, ये संक्षारण से बचने के उपाय। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें रह गई, वो याद रखना, संक्षारण का मतलब होता है बेटा जंग, और जंग का सूत्र याद रखना। जंग का सूत्र होता है Fe2O3.XH2O। ये सूत्र कभी कभार पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखना है Fe2O3.XH2O। ये सारी चीजें समझ में आ गई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और फिर घर पे पढ़ लेना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। टॉपिक आता है हमारा विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। तो हमारा लास्ट टॉपिक आता है विकृत गंधिता। देखो, वसा युक्त, वसा युक्त व खाद्य तेलीय सामग्री को, वसा युक्त व खाद्य तेलीय सामग्री को वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में खुला छोड़ने पर, खुला छोड़ने पर इसका उपचयन हो जाता। उपचयन मतलब वही ऑक्सीकरण, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण, तो उपचयन, और फिर यहाँ पर लिख सकते हैं अपन ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो जाता है। जिससे, अब बेटा एक को बताओ, यदि कोई भी वसा युक्त पदार्थ है हमारा, या खाद्य के तेल की सामग्री वाली, या फिर कोई भी चिप्स वाली चीजें, इनको यदि हम खुले में छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन क्या करती है, इनके साथ अभिक्रिया करके उपचयन कर देती है, जिससे इनकी गंध, इनकी गंध में, जिससे इनकी गंध व स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। क्या आ जाता है, गंध व स्वाद में परिवर्तन, परिवर्तन आ जाता है। अब इसके बाद इससे बचने के उपाय, तो विकृत गंधिता से बचने के उपाय, विकृत गंधिता से बचने के उपाय। देखिए, विकृत गंधिता से बचने के उपाय क्या है। पहला उपाय तो ये प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, प्रति ऑक्सीकारक, प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, दूसरा है बेटा, फिर देखो, पहला है प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग, खाद्य पदार्थों को, खाद्य पदार्थों को विद्युत रोधी बर्तनों में रखना, खाद्य पदार्थों को विद्युत रोधी, विद्युत रोधी का मतलब है विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत रोधी बर्तनों में रखना। तीसरा पॉइंट है नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करना, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करना। कि जो चिप्स की थैली होती है ना, पैकिंग के जितने सामान आते हैं सब में वो जो एयर भरी रहती है, चाहे चिप्स की थैली हो, चाहे कोई भी बाहर का पैकेजिंग पैकेजिंग मटेरियल हो, जो भी पदार्थ हो पैकिंग वाला, उन सब में नाइट्रोजन गैस को फिलअप करते हैं, जिससे उसमें ऑक्सीकरण ना हो और वो पदार्थ या वो वस्तु काफी लंबे समय तक चलती रहे पैकिंग में। ये इस तरह लास्ट फोर्थ पॉइंट आता है हमारा शीतलन, उसको फ्रीज में या ठंडा रखें, शीतलन दोबारा। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है पूरा, पहला चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो गया।
तो पार्ट 1 आपका हिंदी मीडियम रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण का कंप्लीट कर दिया मेरे हिसाब से शॉर्ट नोट्स में, और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे या लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल से आपको नोट्स ले लेने। तो जो भी कोई समस्या हो आपको, है ना, जो भी इससे कोई भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स करें, और कैसा लगा वीडियो वो भी प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। ठीक है, थैंक यू।